अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर है वो विटामिन B12 है और वाटर सॉल्युबल जो हम फैट सॉल्युबल पढ़ चुके थे हम विटामिन डी ए के ई। फिर उसके बाद हमने वाटर सॉल्युबल शुरू किए हुए थे जिसमें विटामिन सी और विटामिन बी आ रहे थे। विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है वो आज इस टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाएगा। B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और आज ये B12। तो विटामिन B12 के साथ ये हमारे जो लेक्चर्स है ये विटामिन के कंप्लीट हो जाएंगे। विटामिन B12 के बारे में हम तकरीबन जितने भी विटामिन B3 और विटामिन B9 मतलब कि जो फॉलिक एसिड है उसमें भी हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं B12 के बारे में। विटामिन B12 जो है इसको कोबालामाइन कहते हैं। सही। अब इसमें दो चीज़ें आप याद रखें अगर आपको हेमाटोलॉजी थोड़ी बहुत आती हो तो। कल मैंने आपको एनीमिया के बारे में बताया था कि कुछ एनीमिया होते हैं जिसमें आरबीसी का साइज़ कम हो जाता है और कुछ ऐसे एनीमियाज़ होते हैं। एनीमिया का मतलब कि आरबीसी या हेमोग्लोबिन या हेमाटोक्रिट वैल्यू HCT है जिसको आप पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं PCV, वो कम हो जाए तो ऐसी सिचुएशन को फिर हम एनीमिया कहते हैं। तो दो तरह के एनीमिया होते हैं, तीन तरह के भी होते हैं लेकिन दो तरह के ज़्यादा वो है कि एक में साइज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं जिसको मैक्रोसाइटोसिस कहते हैं। आरबीसी के साइज़ 100 फेमटोलीटर से इंक्रीज़ हो जाता है। और दूसरी टाइप जो है एनीमिया के वो है जिसमें आरबीसी के साइज़ जो है वो कम हो जाता है। मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम या मीन सेल वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है, 70 या 76 से कम हो जाते हैं। तो इसको फिर कहते हैं माइक्रोसाइटोसिस। माइक्रोसाइटोसिस की एग्जांपल मैंने आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की दी थी, जबकि मैक्रोसाइटोसिस की डिफिशिएंसी जो है वो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी है और फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी है। अब फॉलिक एसिड रिलेटेड है किसके, DNA साइंथिसिस के। तो मैंने कल आपको ये पॉइंट भी बताया हुआ था कि वो डिजीज़ जो कि न्यूक्लियस के रिलेटेड होंगे तो उसमें सेल साइज़ इंक्रीज़ आएगा और वो एनीमियाज़ जो कि साइटोप्लाज्म रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे वहाँ पर आपके पास क्या होगा, साइज़ कम आएगा। फिर अगर आपको एक स्टेज याद हो कि फॉलिक एसिड जो है वो हमारे पास स्टोर फॉर्म में था मिथाइल फोलेट के फॉर्म में। फिर जब मिथाइल फोलेट तो स्टोर फॉर्म में है, हम इसको अगर एक्टिव फॉर्म में लेकर आएंगे, यूजेबल फॉर्म में लेकर आएंगे तो टेट्राहाइड्रोफोलेट में लेकर आएंगे। तो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को अगर आपने कन्वर्ट करना है टेट्राहाइड्रोफोलेट को, ये सारी कल की बातें टेट्राहाइड्रोफोलेट में, तो हमें चाहिए तो विटामिन B12 कोबालामाइन चाहिए होता। तो वो विटामिन B12 जो है ये कोबालामाइन हो गया। अब देखें इसको दूसरा नाम लेते हैं एंटी परनीशियस फैक्टर। अब एंटी परनीशियस फैक्टर क्यों कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं कि एक टाइप है एनीमिया का जिसको कहते हैं परनीशियस एनीमिया, जिसमें विटामिन B12 की कमी होती है। तो एंटी परनीशियस मीन कि अगर बॉडी में विटामिन B12 जो है ये परनीशियस एनीमिया के अगेंस्ट है। समझ आ गई इस बात की। और विटामिन B12 का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स है। बाकी जितनी भी हमने पढ़े वहाँ पर दो रिंग्स या एक रिंग्स हुआ करता था, साथ में एक चेन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल इसकी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सिर्फ ये देखें, अगर आपको हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर याद हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना ना, आपसे पूछा जाता है, बस सिर्फ मैं इतना समझा रहा हूँ। इसमें आपने तीन चीज़ें याद रखनी है, चार। एक आपको ये रिंग नज़र आ रहे हैं, ये सही है। इस रिंग को कहते हैं कॉरिन रिंग। क्या कहते हैं इस रिंग को, कॉरिन रिंग। इस रिंग के अंदर आप देखिए ये छोटे पेंटागोनल रिंग्स है, ये इसको कहते हैं फॉरफायरीन रिंग्स। सही हो गई। ये एक फॉरफायरीन, ये दूसरा फॉरफायरीन, ये तीसरा, ये चौथा, ये चार फॉरफायरीन रिंग्स हो गए और इनके बीच एक कोबाल्ट एटम हो गया। सही है, ये यहाँ पर आ गया। तो इसको कहते हैं कॉरिन रिंग। क्या कहते हैं, CORRIN, कॉरिन रिंग कहते हैं इसको। कोई मसला है अभी तक? दूसरी बात आप ये चैन याद रखें, इसको कहते हैं प्रोपेनाइल चैन, प्रोपियोनिक एसिड। तीसरी बात याद रखें,
ये प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल कहते हैं 3 कार्बन वाला प्रोपेन, सही है। ये 1, ये 2, ये 3, ये चेन याद रखें, प्रोपियोनिक अमाइनो एसिड है। प्रोपेन है लेकिन NH ग्रुप यहाँ पर अटैच है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, चौथी वो ये फॉस्फेट ग्रुप याद रखें। पांचवी चीज़ ये शुगर राइबोसाइड्स जो हैं ये याद रखें। छठी चीज़ जो है ये डाइमिथाइल बेंजीइमिडाज़ोल जो है ये याद रखें। बाकी आपसे कोई स्ट्रक्चर में ऐसे नहीं पूछेगा कि अच्छा जी आप बताएं मुझे फास्फोरस का जो ग्रुप है फॉस्फेट का वो कौन से चेन के साथ अटैच है, कौन से कार्बन के थ्रू, नहीं ऐसे नहीं पूछेंगे आपसे। ये पूछ सकते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चर मोइटी ऑफ विटामिन B12 एक्सेप्ट, कि वहाँ पर कोरिन रिंग पाया जाता है, सही है, वहाँ पर DBI पाया जाता है, डाइमिथाइल बेंजीइमिडाज़ोल जो है DBI ये पाया जाता है, राइबोसाइड्स पाए जाते हैं। शायद आपसे ये कहे कि वहाँ पर NADPH भी है, तो NADPH तो नहीं पाया जाता, सही है। तो सिंपली मैं आपको बता चुका हूँ 4 4 रिंग, ये आपस में कोबाल्ट इसमें अरेंज हो जाए तो इसको कोरिन रिंग कहते हैं। कोरिन रिंग जो है ये डायरेक्टली DBI के साथ भी अटैच है, देखिए यहाँ से, सही है, और यहाँ प्रोपियोनिक एसिड के थ्रू भी अटैच है, यहाँ पर फास्फोरस के थ्रू यहाँ से भी अटैच है, डायरेक्ट यहाँ पर भी अटैच है, और यहाँ से भी इसकी अटैचमेंट ऐसे आ रही है कि DBI सबसे पहले इसके साथ अटैच है, ये फॉस्फेट के साथ है, फॉस्फेट इसके साथ है, और ये जो है इसके साथ अटैच है। मतलब कि मैंने आपको सिर्फ इतना समझा दिया है कि आप ये याद रखें कि A और D डायरेक्टली आपस में लिंक्ड है, एक बात। 4 4 रिंग है, दूसरी बात। तीसरी बात कि इनमें कोबाल्ट है, सही है। और फिर क्या है कि इस स्ट्रक्चर को कोरिन रिंग कहते हैं। कोरिन रिंग जो है फिर वो किसके साथ अटैच है, दो चीज़ों के साथ, DBI के साथ भी अटैच है और साथ में प्रोपियोनिक एसिड के साथ भी अटैच है। और क्या पाया जाता है, फॉस्फेट के ग्रुप भी पाया जाता है, और शुगर है राइबोसाइड्स वो भी पाया जाता है, ऐसे कुछ खास नहीं। ये वो सारी बातें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ कि विटामिन B12 जो है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। एक कोरिन रिंग है जिसमें कोबाल्ट एटम है बीच में। कोरिन रिंग जो है वो फॉस्फाइरिन कंपाउंड की तरह है, टेट्रापायरोल है जिस तरह उसमें है हेमोग्लोबिन में। सेंट्रल पोर्शन मॉलिक्यूल में क्या है, पायरोल रिंग्स है, बता चुका हूँ, उसमें कोबाल्ट एटम अटैच है। इस स्ट्रक्चर सेंटर को क्या कहते हैं, कोरिन रिंग कहते हैं, सही है। और फॉस्फाइरिन रिंग 4 और फर्स्ट ये आपस में डायरेक्टली अटैच है, ये A फर्स्ट D4 ये डायरेक्टली अटैच है, देखिए इनसे। तो इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि कोरिन रिंग से जब आप नीचे आ जाते हैं तो DBI जो है डाइमिथाइल बेंजीइमिडाज़ोल ये किसके साथ अटैच है, एक साइड पर अगर आप देखें तो सेंट्रल कोबाल्ट एटम के साथ अटैच है, मैं बता चुका हूँ ये DBI है, सही है। DBI मतलब डाइमिथाइल बेंजीइमिडाज़ोल, ये डायरेक्ट कोबाल्ट एटम के साथ अटैच है ये तो एक हो गई। फिर क्या कहते हैं कि अदर एंड पर अगर आप देखें तो राइबोसाइड मोइटी जो है वो कोरिन रिंग सिस्टम के जो फोर्थ फॉस्फाइरिन रिंग है उसके साथ अटैच है, तो ये तो आपको पता है। ये देखिए एक साइड पर ये यहाँ पर डायरेक्टली अटैच है DBI, फिर इनकी थ्रू जाके ये D फॉस्फाइरिन जिसको 4 भी आप कह सकते हैं यहाँ पर भी अटैच है। कहते हैं कि एक फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जाता है, अब फॉस्फेट क्या है, अमाइनो प्रोपेनॉल उसके साथ अटैच है। ये देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये अमाइनो प्रोपेनॉल है, मीन कि ये अमाइन है और ये प्रोपेन है, तो अमाइनो प्रोपेनॉल हो गया। दूसरी क्या बात कहते हैं फिर, विच इन टर्न अटैच टू द प्रोपियोनिक एसिड, कहते हैं फिर ये जो प्रोपेनॉल है अमाइनो प्रोपेनॉल ये प्रोपियोनिक एसिड के साथ अटैच है। तो गिनी चुनी 5 बातें हो गई हैं, सही है, कि फॉस्फाइरिन रिंग्स है 4, ये आपस में पहला और चौथा आपस में कनेक्ट है। फिर तीसरी बात हो गई कि इनके बीच में कोबाल्ट एटम है। फिर क्या हो गया पॉइंट कि इसको कोरिन रिंग सिस्टम कहते हैं। कोरिन रिंग के साथ जो है वो डायरेक्टली क्या अटैच है, DBI है जो कि सेंट्रल एटम के साथ अटैच है। यही डाइमिथाइल बेंजीइमिडाज़ोल जो है इमिडाज़ोल ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है, और यही फॉस्फेट जो है ये अमाइनो प्रोपेनाइल के साथ अटैच है, और यही अमाइनो प्रोपेनाइल जो है ये प्रोपियोनिक एसिड के साथ अटैच है।
अब इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब साइनाइड ग्रुप अगर यहाँ पर अटैच हो जाए, ये तो कोबल अमाइन है, सही है, सारा कोबल अमाइन है, अगर यहाँ पर साइनाइड अटैच हो जाए तो सैनो कोबल अमाइन बन जाएगा। ये कोबाल्ट एटम है CO, ये सेंट्रल एटम है। अब इसके साथ एसोसिएट करते यहाँ पर सल्फ़र भी अटैच हो सकता है, क्लोराइड भी अटैच हो सकता है, साइनाइड भी अटैच हो सकता है। अगर साइनाइड अटैच हो जाए तो इसको सैनो कोबल अमाइन कहते हैं। मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो मिथाइल कोबल अमाइन कहते हैं। OH ग्रुप अटैच हो जाए तो हाइड्रोक्सी कोबलमाइन या हाइड्रोक्सो कोबलमाइन कहते हैं, क्लोरोम कोबलमाइन। अगर साइनाइड अटैच हो जाए तो सैनो कोबलमाइन, और अगर इसके अलावा कुछ और अटैच हो तो ये OH ग्रुप के साथ फिर हाइड्रोक्सी बन जाता है। नाइट्राइड का ग्रुप है नाइट्रोजन, तो नाइट्रीटो कोबलमाइन, क्लोराइड से क्लोरो कोबलमाइन और सल्फ़र से सल्फेटो कोबलमाइन बन जाते हैं। एब्जॉर्प्शन देखिए, एब्जॉर्प्शन जो है वो आप फिजियोलॉजी में अच्छे पढ़ चुके होंगे। स्टमक में हमारे पास दो किस्म के सेल होते हैं, एक चीफ सेल होता है जो कि पेप्सिनोजन रिलीज़ करते हैं, और एक पेराइटल सेल होता है जो कि HCl रिलीज़ करते हैं, और HCl के साथ साथ एक फैक्टर रिलीज़ करते हैं जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, सही है। अब ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये जब रिलीज़ हो जाता है तो एक्टिवेट इसको कौन करता है, HCl इसको एक्टिवेट करा देता है। इसको इंट्रिंसिक फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है, बॉडी के अपनी रिलीज़ है, तो इसको इंट्रिंसिक कहते हैं। अब इसके लिए एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या है, वो है विटामिन B12, विटामिन B12। तो विटामिन B12 को एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं, और इसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। जब डाइट में विटामिन B12 ले लें तो वो स्टमक में चला जाता है और स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ हो जाते हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। वो इसलिए अटैच होते हैं क्योंकि विटामिन B12 वो खालिस जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है इनकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब कि लीफी वेजिटेबल में बहुत कम पाया जाता है और ह्यूमन तो इसको सिंथेसाइज कर ही नहीं सकता। तो इस वजह से हम इसकी प्रोटेक्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर बॉडी में प्रेजेंट है कि विटामिन B12 को प्रोटेक्ट करे कि इसको जो गट में बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो इसको यूज़ ना करे। तो गट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है नॉर्मल फ्लोरा, उसको यूज़ करने से बचाने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर क्या कर देते हैं, इसको कवर अप कर देते हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर फिर क्या कर देते हैं, इसको एब्जॉर्प्शन करा देते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर वापस आ जाता है और विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो जाता है। सर्कुलेशन के बारे में अगर आप देखें तो एब्जॉर्प्शन जब GIT में था तो B12 किसके साथ बाइंड कर रहा था, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ। और जब अगर आप बात करें सर्कुलेशन में, तो सर्कुलेशन में विटामिन B12 जो है ये ट्रांसकोबलामाइन एक ट्रांसपोर्टर है जो कि कोबलामाइन के लिए है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। ज़्यादातर जो हमारे विटामिन B12 होता है वो टाइप 1 के साथ बाइंड करते हैं 90%, और 10% जो विटामिन B12 है वो ट्रांसकोबलामाइन टाइप 2 के साथ बाइंड करते हैं। जितना एब्जॉर्ब हो सकता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जितना यूजेज होगा वो यूज़ हो जाता है। अब जो ज़्यादा हो गया विटामिन B12 बॉडी में, उसको तो हमने स्टोर फॉर्म में लेकर जाना है। अगर स्टोर फॉर्म में अगर बात करें तो ये लेवर में स्टोर होता है, और कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, डीऑक्सी एडिनोसाइल B12। MCQs में अगर आ जाए कि एब्जॉर्प्शन के वक्त ये किसके साथ बाइंड करता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ। GIT में जब एब्जॉर्प्शन इसकी होती है तो ये मिथाइल B12 में कन्वर्ट होता है। अब मिथाइल B12 में ये एब्जॉर्प्शन के लिए कन्वर्ट होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इसकी तब होगी जब इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, तो ये मिथाइल B12 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कौन करता है, ये इंटेस्टिनल सेल करते हैं। सिंपली आप देखें फिर से कि डाइट में लेते हैं तो ये प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, जब स्टमक में डाल जाता है तो प्रोटीन सेपरेट हो जाता है और B12 रह जाता है। अब इस B12 को प्रोटेक्शन देने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर आ जाता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर को B12 आपस में क्या हो गए, अटैच हो गए। अब जब विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर आपस में अटैच हो गए तो इंट्रिंसिक फैक्टर का काम सिर्फ ये है कि GIT में इसको प्रोटेक्शन दे, विटामिन B12 को GIT में प्रोटेक्शन दे। एब्जॉर्प्शन कैसी होगी कि म्यूकोजल सेल जो होंगे, इंटेस्टिनल सेल, वो B12 को कन्वर्ट कर देते हैं मिथाइल B12 में। और जब मिथाइल B12 में कन्वर्ट कर देते हैं तो
फिर इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है प्लाज्मा में। जब प्लाज्मा में आ जाते हैं तो प्लाज्मा में सर्कुलेशन होगी। सर्कुलेशन के लिए ट्रांसकोबुलम आयन है टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 90% इसको सर्कुलेट करता है, टाइप 2 जो है वो 10% करता है। अब इन्हीं का काम है, जहाँ पर B12 की ज़रूरत हो वहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब ये तो हो गई सर्कुलेशन। अब वो विटामिन B12 जो कि हाई अमाउंट में है, ज़्यादा मकदार में है, उसको हमने स्टोर करना है। जब स्टोर करेंगे तो स्टोर फॉर्म इसका कौन सा है, डीऑक्सी एडिनोसाइल B12, ये इसका स्टोरेज फॉर्म। तो म्यूकोजल सेल में B12 कन्वर्ट होते हैं मिथाइल B12 में। जीआईटी में जो है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड करता है। डाइट में हम लेते हैं तो ये प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। जीआईटी में इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड हो जाता है। म्यूकोजल सेल में मिथाइल ग्रुप के साथ मिथाइल B12 बन जाता है। सर्कुलेशन में ट्रांसकोबुलम आयन के साथ बाइंड करते हैं। जब आप इसको स्टोर करेंगे तो डीऑक्सी एडिनोसाइल B12 की फॉर्म में स्टोर करेंगे इसको। बॉडी जो है वो तकरीबन 4 to 5 मिलीग्राम B12 स्टोर कर सकती है, जो कि 4 से 5 साल के लिए काफ़ी होता है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना है या डाइटरी सोर्सेज, तो 3 माइक्रोग्राम जो है वो काफ़ी है, एडल्ट रिक्वायरमेंट है। बच्चों के लिए 0.5 to 1.5 माइक्रोग्राम है। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि लैक्टेशन में और जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें प्रेगनेंसी में ये लिमिट जो है ये इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है कोई भी विटामिन, कोई भी केमिकल। तो हमारी बॉडी इसको बना नहीं सकती, विटामिन B12 को सिंथेसाइज नहीं कर सकती। हमने सिर्फ क्या करना है, ओरिजिन जो फूड हो गए, फूड में हम ले सकते हैं, हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। लिवर, किडनी, मिल्क, कर्ड, एग्स, फिश, चिकन, ये सारे क्या हैं, इसकी सोर्सेज है। प्लांट जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते विटामिन B12 को, तो प्लांट के मतलब लीफी वेजिटेबल में नहीं पाया जाता, और जो एनिमल ओरिजिन होते हैं उन्हीं में ही पाया जाता है। फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर द ओनली सोर्सेज ऑफ विटामिन B12। तो ये अगर मैंने शुरू में उल्टा बताया तो शायद, तो एनिमल का जो ओरिजिन है सिर्फ वो ही विटामिन B12 आपको सोर्स है। आपको लीफी वेजिटेबल से B12 नहीं मिल सकते, और हमारी बॉडी जो है वो भी B12 की प्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो बाहर से लेना पड़ेगा इसको। ये वो फूड्स हैं जिसमें विटामिन B12 पाया जाता है। फंक्शन को आप देखें, क्रेब्स साइकिल में आपको पहले जो इससे विटामिन हुए हैं तो मैं वहाँ पर आपको बता चुका हूँ कि अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट जो होता है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोए में। अब सक्सिनाइल कोए जो है फिर ये क्रेब्स साइकिल भी मेंटेन रखता है, और इसके अलावा जब हेमोग्लोबिन चेन की सिंथेसिस होती है तो पोरफायरिन रिंग की, वहाँ पर भी सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनाइल कोए की ज़रूरत पड़ती है। तो एल मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो है इसको कन्वर्ट करते हैं सक्सिनाइल को ए में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए विटामिन B12 चाहिए होता है हमें, क्योंकि सक्सिनाइल कोए हमें चाहिए। और सक्सिनाइल कोए क्यों चाहिए, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन भी कर रहा है, ये क्रेब्स साइकिल को भी मेंटेन रख रहा है। नॉर्मल इंडिविजुअल क्या करते हैं कि मिथाइल मेलोनाइल कोए जो है ये लेस देन 2 मिलीग्राम पर डे इसको एक्सक्रीट करते हैं यूरिन में, जो कि डिटेक्टेबल नहीं है। अब अगर B12 की डिफिशियंसी होगी तो एल मिथाइल मेलोनाइल जो है ये कन्वर्ट हो सकता है सक्सिनाइल कोए में, नहीं कन्वर्ट होगा तो ये बॉडी में क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टोर्ड हो जाएगा। जब स्टोर्ड होगा तो इसकी जो रॉ मटेरियल है एल मिथाइल मेलोनाइल एसिड है, मेलोनिक एसिड है, वो क्या हो जाएंगे, यूरिन में एक्सक्रीट होंगे। तो क्या हो जाएगा, मिथाइल मेलोनिक एसिड, यूरिया इसको कहते हैं, वो कॉज हो जाएगा। सिंपली बात यह है कि एल मिथाइल मेलोनाइल को एक को हमने कन्वर्ट करना है सक्सिनाइल कोए में, और इसके लिए ज़रूरी है विटामिन जो कोफैक्टर है विटामिन B12, और एंजाइम जो है वो आइसोमेरेज है। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते सक्सिनाइल कोए में। जब कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे तो ये तो एक्यूमुलेट हो गई बॉडी में। जब ये बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो एक हद तक, रेंज तक एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसके बाद यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है तो उन लोगों में क्या हो जाता है, मिथाइल मेलोनिक एसिड यूरिया
एक कंडीशन है वो शुरू हो जाता है, जो कि हमें ये भी बता रहा होता है, एक सेंसिटिव इंडेक्स है कि इस बंदे में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। ये फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड्स है, कुछ और अमाइनो एसिड्स है और नाइट्रोजीनियस बेसिस है, ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं मिलेनाइल कोए में, और इसको हमने कन्वर्ट करना है सक्सिनाइल कोए में, क्योंकि ये सिट्रिक एसिड साइकिल भी मेंटेन रखता है और फॉरफायरिन रिंग्स जो कि हेमोग्लोबिन के लिए भी ज़रूरी है और विटामिन B12 की प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है, तो ये बनाते हैं। अब विटामिन B12 होगा तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, विटामिन B12 नहीं है तो ये रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगा। जब ब्लॉक हो जाएगा तो मिथाइल मेलोनिक एसिड क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो फिर ये यूरिन में आता है, जो कि एक सेंसिटिव इंडेक्स है विटामिन B12 की डिफिशियंसी के लिए। ये तो कल का रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टोर फॉर्म है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। लेक्चर के शुरू में भी मैं बता चुका हूँ कि ये स्टोर फॉर्म है फॉलिक एसिड का, हम स्टोर फॉर्म में रखते हैं, जब ज़रूरत होती है तो हम इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट में। इसके लिए भी क्या ज़रूरी होता है, मिथाइल कोबालामाइन। अगर B12 की डिफिशियंसी होगी तो फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, जब फॉलिक एसिड नहीं बनेगा टेट्राहाइड्रोफोलेट तो डीएनए की मैच्योरेशन नहीं होगी, डीएनए की मैच्योरेशन नहीं होगी तो सेल मैच्योर नहीं होगा, सेल मैच्योर नहीं होगा तो इस कंडीशन में अगर आप आरबीसी के रिलेटेड बात करें तो एनीमिया कॉज होगा, जिसको कहते हैं फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया। तो अगर विटामिन B12 की कमी है, फोलेट तो पूरा है लेकिन विटामिन B12 की कमी है तो इस परनीशियस एनीमिया होगी, सही है। और अगर विटामिन B12 तो है कि इसको कन्वर्ट करे टेट्राहाइड्रोफोलेट में, लेकिन फॉलिक एसिड है ही नहीं स्टोर फॉर्म में हमारे बॉडी में या डाइट में ही नहीं है, तो अगर विटामिन B12 है तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट नहीं है हमारे पास कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर इस कंडीशन को मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की इंटर रिलेशन बता रहे हैं आपस में। तो इस वजह से जब पेशेंट को फॉलिक एसिड रिकमेंड किया जाता है तो साथ में इसको विटामिन B12 भी रिकमेंड किया जाता है कि अगर दोनों साथ लेंगे जिसकी भी डिफिशियंसी होगी वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन B12 डिफिशियंसी और फॉलिक एसिड डिफिशियंसी की जो एनीमिया है और जो सिम्टम्स है वो तकरीबन सेम है, तो इस वजह से सेंसिटिव इंडेक्स दोनों के डिफरेंस है, पता चल सकता है कि कौन सा कम है। लेकिन अगर आप जनरली बात करें तो फिर इसको हम क्या करेंगे, दोनों इंटर रिलेशन बता रहे हैं कि अगर विटामिन B12 है और टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं है तो भी मसला है, और अगर विटामिन B12 नहीं है और टेट्राहाइड्रोफोलेट है तो फिर भी मसला है। फंक्शन ये देखिए, आरबीसी की फॉर्मेशन कर रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, बूस्टअप कर रहे हैं बॉडी को, और इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो नर्वस सिस्टम है। विटामिन B12 जो है वो नर्वस सिस्टम के सबसे ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि जो माइलिन शीट होते हैं ये विटामिन B12 माइलिन शीट के साथ काम नहीं करते, मतलब इनकी प्रोडक्शन नहीं करते, ना इसकी साइंथेसिस करते हैं। सबसे बड़ा मसला इसके इस रॉ मटेरियल में कि अगर आप मिथाइल मेलोनाइल कोए को कन्वर्ट नहीं करेंगे सक्सिनाइल कोए में तो यहाँ पर जो चीज़ बनती है जिसको कहते हैं मिथाइल मेलोनिक एसिड, जो कंडीशन है मिथाइल मेलोनिक एसिड एसिडूरिया कि यूरिन में मिथाइल मेलोनिक एसिड आ रहा है, ये जाके माइलिन शीट जो है न्यूरॉन्स की वो डैमेज कर देता है। जब वो डैमेज कर देते हैं तो फिर इम्पल्स जो है वो क्या हो जाएगी, एक्शन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाएगी, इम्पल्स डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इस वजह से फिर साइकोसिस शुरू हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। डिफिशियंसी कब होगी, जब हमारे पास पैराइटल सेल जो है उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, या स्टमक जो है गैस्ट्रेक्टोमी जिसको कहते हैं, स्टमक को सर्जरी के थ्रू ख़त्म किया जाए, गैस्ट्रेक्टोमी की जाए, इसकी एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम हो, या सर्कुलेशन में ट्रांसकोबालामाइन की डिफिशियंसी हो, या इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं हो, तो इन सारे कंडीशन में हमारे पास डिफिशियंसी आएगी B12 की, और इस कंडीशन को फिर परनीशियस एनीमिया कहते हैं। अब ये बात तो मैंने आपको बता दी है कि बॉडी इसको बना नहीं सकती और लीफी वेजिटेबल में पाया नहीं जाता, तो वो लोग जो कि वेजिटेरियन होते हैं, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, तो वो लोग फिर उनको विटामिन B12 की डिफिशियंसी ज़्यादा होती है, उनको चांसेस ज़्यादा है। डिजीज़ क्या क्या है, न्यूरोनल डिजेनरेशन है, पहले मैं बता चुका हूँ, डीमेलाइनेशन स्टार्ट हो जाती है।
अब क्यों स्टार्ट हो जाती हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मिथाइल मेलानाइल कोए जो है वो इंटरफेयर करते हैं माइलिन शीथ के साथ। ये विटामिन B12 आप लोग पढ़े, इसको समझे, कोई क्वेश्चन है कमेंट के सेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।